हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स फॉर फिनेंस यानी कि सीए इंटरमीडिएट की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग की। अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या चीज़ होती है, सबसे पहले तो हम इस बात को ही करेंगे। तो देखिएगा, जिस तरीके से किसी भी बिजनेस के अंदर एक इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी बैलेंस शीट तैयार की जाती है, उसी तरीके से पूरी कंट्री की अगर हम इनकम को कैलकुलेट करें तो उस पूरी कंट्री की इनकम को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो जो नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट करने के हमारे जो है तीन तरीके के मोड हो सकते हैं, तीन बेसिस होते हैं जिससे हम जो है नेशनल इनकम को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वास्तव में जो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम है वो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है। और सबसे खास बात है कि ये जो नेशनल इनकम जो हम पढ़ेंगे, तो नेशनल इनकम के सभी पहलुओं पर जो है हम बात करेंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम की कितने तरीके के कंसेप्ट हैं, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम किस तरीके से इंडिया में होती है और उसकी क्या लिमिटेशंस हैं या उसमें क्या प्रॉब्लम्स हमारे को आती हैं। अब इसी कड़ी के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहला सवाल हमारा बनता है कि क्या होती है हमारी नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या है हमारी। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको बस याद रखना है, एक नंबर से लेकर 2 नंबर के बीच में अगर ये सवाल आता है कि क्या होती है हमारी नेशनल इनकम, तो देखिएगा सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल इनकम जानना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है नेशनल इनकम। तो इसी कड़ी के अंदर जो है ये कोर्स आपके कोर्स कंटेंट का जो पार्ट है उसके अंदर इस तरीके के चैप्टर्स जो हैं डाले गए हैं। तो पुराने कोर्स में आप लोग जानते हैं कि इस तरीके के चैप्टर नहीं होते थे, इकोनॉमिक्स और फिनेंस जो है वो न्यू कोर्स के अंदर ही आया है। तो देखिएगा सबसे पहली बात है कि जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम डिफाइंड एज द नेट वैल्यू ऑफ ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस यानी कि जो इकोनॉमिक गुड्स यानी कि जिनकी आप मॉनेटरी वैल्यू जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से जनरेट हुई हैं उनकी वजह से विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। और जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स कि जो हमारी इंडिया की जो कंट्री है उसके अंदर जो हमारा एयर है, वाटर है, वो सारी जो टेरिटरीज हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरीज हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो फॉरेन के एम्बेसीज के जो ऑफिस हैं वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं है इन एन अकाउंटिंग ईयर प्लस द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और इसके अलावा विदेशों से जो हमारे को नेट फैक्टर इनकम है यानी कि हमारे को रेंट है, इंटरेस्ट है, या जो हमारे वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्होंने जो पैसा हमारे को फैक्टर इनकम के रूप में हमारे को जो है प्राप्त हुआ है, तो चाहे हमारे को विदेशों से रेंट रिसीव हुआ है, चाहे डिविडेंड रिसीव हुआ है, चाहे अन्य प्रकार की कोई भी फैक्टर इनकम हुई है, अगर उन सबको जोड़ दें तो सीधी सी बात है कि नेशनल इनकम क्या हो गई है। नेशनल इनकम हो गई है कि जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है और उस डोमेस्टिक इनकम के अंदर हमने क्या ऐड कर देना है, डोमेस्टिक इनकम के अंदर एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो ये सब चीज़ें आप जोड़ देंगे तो ये आपकी नेशनल इनकम है। जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो कहता है कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये जो भी इनकम्स हमारे यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न की है उसको भी आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं फैक्टर इनकम। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि जो ऊपर वाली डेफिनेशन है उसमें जो है सारी बातें जो है बताई गई हैं। तो सिंपल सी बात है, एक डेफिनेशन आपने ये जो है याद करनी है, तो आप ऊपर वाली डेफिनेशन याद कर लेंगे, यानी कि जो भी इनकम नेशनल इनकम वो इनकम है जो कि इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर प्लस द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो ये जो डेफिनेशन है ये आप याद कर लेंगे। अब बात आती है कि जो नेशनल इनकम है वो किस तरीके से कैलकुलेट होती है। अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन तरीके हैं हमारे पास। तीन तरीके, वन इज द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन, सेकंड इज द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड इज द बेसिस ऑफ डिस्पोजिशन। तो देखिएगा सबसे पहली बात है कि जो चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि जो जो चीज़ें हमने इंडिया में प्रोड्यूस की, जो जो हमने चीज़ें कंट्री के अंदर प्रोड्यूस की, एक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हमने प्रोड्यूस की, तो उसके अंदर जो पहला मेथड है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, अगर हम उस प्रोडक्शंस के हिसाब से अगर कैलकुलेशंस करते हैं तो वो जो मेथड निकल कर आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। और ये जो प्रोडक्शन मेथड है हम इसको आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। तो हम इसको प्रोडक्शन मेथड बोलिए या इसको आउटपुट मेथड बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीधी सी बात ये कि जो प्रोडक्शन मेथड है यहाँ पर हम बेसिस ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेशन करेंगे। दूसरा है डिस्पोजिशन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम ये देखते हैं कि वो पैसा कहाँ कहाँ पर गया। तो हम यहाँ पे नहीं देखते कि किसने कितनी रेंट कमाया, किसने कितनी सैलरी कमाई,
किसके पास कितनी जो वेजेस मिली, किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना किसको डिविडेंड मिला, इन सब चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो सारी कैलकुलेशन हमारी कहाँ पर आती है, वो हमारी आती है इनकम मेथड। तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, कि हम सब लोगों ने जहाँ जहाँ पैसा खर्च किया हम उस खर्चे का टोटल लगा लें तो हमारे को ये बात पता चल जाएगी। तो जो भी हमने खर्चे किए अगर वो सारी कैलकुलेशन हमारे पास आ जाए तो हम एक्सपेंडिचर। तो 3 तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। एक तो प्रोडक्ट मेथड, यानी कि प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा आप इनकम मेथड से, और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड से। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, यानी कि हमारे देश की, अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इंडिया की जो इनकम है अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो इंडिया की जो इनकम है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम हो रही होगी उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जो विदेशों से पैसा हमारे यहाँ के लोगों ने कमाया, अगर वो भी उसमें जोड़ दिया जाए तो हमारे पास जो इनकम आएगी दैट विल बी द नेशनल इनकम। अब इसके अंदर बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं जिनको जानना जरूरी है। अब बहुत सारे जो कंसेप्ट है तो इन कंसेप्ट को जो जानना जरूरी है, इन कंसेप्ट को मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगा वन बाय वन। तो देखिएगा ये जो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे ये सारे कंसेप्ट आपको समझने हैं। तो देखिएगा सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है जीडीपी और जीवीए, यानी कि ग्रोस वैल्यू एडेड या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या जो ग्रोस डोमेस्टिक वैल्यू है, ये कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रोस डोमेस्टिक वैल्यू जो है ये क्या चीज़ होती है। तो सिंपल सी बात ये है कि जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और द ग्रोस वैल्यू एडेड। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रोस वैल्यू एडेड क्या चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि जो भी हमने चीज़ें डेप्रीशिएशन से पहले इंडिया के अंदर प्रोड्यूस की, यानी कि कोई भी जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके पहले जो भी चीज़ हमने यहाँ पे प्रोड्यूस की है, तो ग्रोस शब्द का मतलब ही यही होता है कि बिफोर डेप्रीशिएशन। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर ग्रोस का मतलब है बिफोर डेप्रीशिएशन। डोमेस्टिक का मतलब है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। और तीसरी बात है प्रोडक्शन। तो सीधी बात है, ग्रोस मतलब इंप्लाइज करता है बिफोर डेप्रीशिएशन, डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। थर्ड इज द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मींस द वैल्यू ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। अब वो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूस्ड हुई है इंडिया के अंदर, उसमें से कुछ ऐसी भी कंजम्पशन होगी जो कि पहले से आधी बन चुकी थी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स में से अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाल दें तो हमारे पास ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। और जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर मार्केट वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं जीडीपी या टेम्पी। तो सीधी सी बात क्या है कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर हम बात करें तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो मीनिंग निकल कर आई वो क्या निकल कर आई, तो वो मीनिंग बड़ी सिंपल सी मीनिंग आपके लिए निकल कर आ रही है और उसको आपने याद कर लेना है। तो देखिएगा क्या निकल कर आ रही है। जीडीपी is a measure of the market value of all final economic goods and services gross of depreciation produced within the domestic territory of country during a given period of time। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई जीडीपी की। तो क्या होता है जीडीपी, ये भी हमने बात कर ली। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सिंपल सी बात है कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हमने जो चीज़ें प्रोड्यूस की, और इवन अगर फॉरेन के लोग यहाँ पे रहते हुए भी अगर वो प्रोड्यूस उन्होंने जो कैलकुलेट किए हैं तो वो भी इनके अंदर इंक्लूड होंगी। अगर मान लीजिए विदेशी लोग भी अगर हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, फॉरेन टेक्नीशियंस यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो भी उसके अंदर इंक्लूड होगी। अगर उनको अगर कोई भी जो उन्होंने प्रोडक्शन किया तो वो प्रोडक्शन भी इसके अंदर इंक्लूड है। उसके बाद है दो कंसेप्ट होते हैं, वन इज रियल जीडीपी एंड सेकंड इज नॉमिनल जीडीपी। तो इसको पहले थोड़ा सा रुक के हम इस पे बारे में बात करेंगे। तो दो शब्द है, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। देखिएगा रियल का मतलब होता है वास्तविक। वास्तविक का मतलब है कि हम केवल क्वांटिटी की कैलकुलेशंस करेंगे और हम उसकी मार्केट वैल्यू की बात नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिएगा, एक समय पर मान लीजिएगा हमारा 2010 का बेस था, 2010 में हम 10 बोरी गेहूं पैदा करते थे और आज 2020 के अंदर हम 15 बोरी गेहूं पैदा करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो 10 बोरी गेहूं आप पैदा करते थे आज आप बोरी करते हैं 15, तो आपकी जो ग्रोथ हुई है वो 5 बोरियों की हुई है। तो सिंपल सी बात है, हम जब अपनी इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो इन क्वांटिटीज को देखेंगे कि कितनी क्वांटिटीज है। अब ये 15 बोरियों की जो कीमत है, अगर हम 2010 का जो बेस प्राइस है वहां पर मान लीजिए गेहूं की एक बोरी की कीमत होती थी 2000 रुपए, तो हम इन 15 बोरियों की कीमत 2000 से मल्टीप्लाई कर दें तो वास्तव में जो हमारी जीडीपी निकल रही है, जो प्रोडक्शन आज का है, लेकिन जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो उस बेस ईयर की है जहां से हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना शुरू किया है।
तो इस इनकम को बोलते हैं रियल जीडीपी या जीडीपी एट ए कांस्टेंट प्राइस। तो जीडीपी एट ए कांस्टेंट प्राइस का मतलब है कि हमने कोई एक बेस ईयर चुन लिया है और उस बेस ईयर की कैलकुलेशन के हिसाब से ही हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर ऐसी जीडीपी के अंदर कोई भी इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं होता है, अगर इसी जीडीपी को अगर आज की मार्केट वैल्यू से, यानी कि मान लीजिए आप गेहूं की बोरी की कीमत है 5,000 रुपए, तो उन 15 बोरियों को अगर हम 5,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो जीडीपी हमारे पास निकल कर आती है उस जीडीपी को हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी का मतलब है कि जो भी हमारा क्वांटिटी की वजह से जो वैल्यू चेंज हुई है उसकी वजह से जो वैल्यू इंप्रूव हुई है वो रियल जीडीपी में आते हैं। तो रियल जीडीपी वास्तव में आपको ये बताती है कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी इंप्रूव हुई है, जबकि नॉमिनल जीडीपी आपको इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को भी दिखा देती है, यानी कि जो महंगाई बढ़ी है उसको भी साथ साथ कंसिडर कर लेती है। तो रियल जीडीपी जो है वास्तव में जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका होता है, और उसके बाद अगर उसको अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से भी अगर आप एडजस्ट कर दें तो आपके पास नॉमिनल जीडीपी आ जाती है। तो देखिएगा यहां पर हम जो बात करें तो अगर यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन हमारी होंगी वो ध्यान रखिएगा, तो इन कैलकुलेशंस के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखिएगा जीडीपी एट ए कांस्टेंट प्राइस, इट इज़ द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट प्राइस टू चूजन बेस ईयर। तो जो भी आपने बेस ईयर चूज किया था उसी के हिसाब से कैलकुलेट, द रियल जीडीपी चेंज ओनली व्हेन द प्रोडक्शन चेंज, केवल प्रोडक्शन चेंज होने से रियल जीडीपी बदलती है, अदरवाइज नहीं बदलती। जीडीपी एट करंट प्राइस और द नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी के अंदर बताया था मैंने आपको, इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द टर्म्स ऑफ प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ ए करंट ईयर, नॉमिनल जीडीपी चेंजेस व्हेन द प्राइस चेंजेस। तो जब प्राइस चेंज होंगे तब ये चेंज होगी। अगर इसमें प्राइस चेंज ना हो, मान लीजिए अगर बेस ईयर का भी प्राइस यही है और आज का भी यही है, तो आप देखिएगा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी सेम होंगी। अब उसके बाद देखिएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखिए मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस का मतलब है कि आप उसको मार्केट की कीमत के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब अगर जीडीपी इज इन फैक्ट इज ए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बिकॉज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमाइंड बाय कॉमन मेजरिंग यूनिट ऑफ मनी, क्योंकि हम इसको मनी की मेजरमेंट से करेंगे, इट इज इवेल्यूटेड एट ए मार्केट प्राइस। तो जो सबसे पहली कैलकुलेशन आती है वो आती है हमारी जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी। तो अब देखिएगा यहाँ पर हम बात करें कि जीडीपी एट एमपी क्या होती है, तो ये बात आप समझ गए हैं कि जीडीपी एट एमपी क्या है। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो जीडीपी एट एमपी है, जो जीडीपी एट एमपी है, इसी से हम कुछ चीज़ें और कैलकुलेट करते हैं। तो अब इससे क्या चीज़ें कैलकुलेट होती हैं तो वो अब देखते हैं यहाँ पे। तो अब देखिएगा जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी अगर हमारे पास है और हम इसको बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर हमें निकालना हो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या निकालना हो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो क्या फर्क होता है जीडीपी। अब ये एमपी पे था, मार्केट प्राइस पे एट एमपी, और ये भी एमपी पे है। तो इसके अंदर एक ही चीज का फर्क है, दैट इज जी एंड एन, और जी और एन का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज इन डेप्रिसिएशन। तो अगर हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है। तो देखिएगा एक कंसेप्ट हमने और आपके साथ डिस्कस किया जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, अगर ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एमपी पर है, एट एमपी, एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस, तो इसका मतलब क्या है, जीडीपी, जीडीपी एट एमपी में से क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। डेप्रिसिएशन को क्या भी बोलते हैं, डेप्रिसिएशन को आप क्या भी बोल सकते हैं, डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। राइट, तो ये तो थी बात नेट और ग्रोस की। अब उसी तरीके से अब हमें आगे चलना है। अब आगे हम बढ़ें तो हमें ये देखना है कि ग्रोस के बाद
नेट आ गया। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर फैक्टर कोस्ट पे हो, फैक्टर कोस्ट का मतलब क्या है, फैक्टर कोस्ट में और मार्केट प्राइस में क्या फर्क होता है। देखिएगा, गवर्नमेंट हमारे से टैक्सेस वसूल करती है और वो जो टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में लिए जाते हैं, अगर उन टैक्सेस को अगर हम जीडीपी एट एमपी में से माइनस कर दें, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से जो सरकार को हमने टैक्स दिए हैं, अगर उसको हम माइनस कर दें तो हमारे पास जीडीपी एट एफसी आ जाएगा। तो सीधी सी बात ये, जीडीपी एट एफसी का मतलब केवल और केवल जो हमने सरकार को टैक्स दिए हैं उनको माइनस कर देने से है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो टैक्सेस हैं ये डायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, ये केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, जीएसटी एटसेट्रा। लेकिन गवर्नमेंट उसी के साथ साथ हमारे को कुछ सब्सिडीज भी देती है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हो गए, कुछ लोगों को पेंशन्स देती है, और कुछ लोगों को चैरिटी के अंदर जो है जब उनको जरूरत पड़ती है तब उनको कुछ पेमेंट दी जाती है। जैसे कोविड-19 के अंदर अब देखिएगा बहुत सारे लोग जो बेसहारा हो गए हैं, तो गवर्नमेंट उनको एक असिस्टेंस या हेल्प दे रही है। तो इस तरीके से जो सब्सिडीज हैं जो मिलती हैं जनरली बिजनेसेस को, तो जो बिजनेस अब बेसहारा हो गए हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, तो गवर्नमेंट अब उन बिजनेसेस को सब्सिडीज दे रही है। तो उनसे टैक्स वसूल करने की बजाय क्या कर रही है, उनको सब्सिडीज दे रही है। तो जो उनको सब्सिडीज दी जा रही हैं वो वास्तव में उनके टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स था उसी की एक तरीके से उसका रिवर्स है, यानी कि उसी में से वो उनकी हेल्प कर रही है। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर इन दोनों के डिफरेंस की हम बात करें, अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर अगर हम बात करें कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर से अगर हम क्या माइनस कर दें, अगर हम सब्सिडीज को माइनस कर दें, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस में से अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस में से अगर हम सब्सिडीज को माइनस कर दें, सब्सिडीज को माइनस कर दें, तो इसको हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी। तो देखिएगा, जो एमपी मार्केट प्राइस में से अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें तो एफसी वाली वैल्यू आती है। यानी कि मार्केट प्राइस के अंदर और एफसी के अंदर एक ही फर्क होता है। इट मीन्स मार्केट प्राइस में से अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर हम माइनस कर दें तो वी गेट द वैल्यू ऑफ एफसी। तो अब इसी तरीके से अगर हम बात करें आगे, तो किस तरीके की कैलकुलेशन होगी। तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि कैलकुलेशन किस तरीके की होगी, तो वो सिंपल सी निकल कर आती है। अगर जीडीपी एट एमपी था, जीडीपी एट एमपी था, अगर हमें उसको एफसी निकालना है तो हम उसमें से एनआईटी माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एफसी। अब इसी तरीके से अगर हमें एनडीपी एट एफसी चाहिए, एनडीपी एट एफसी चाहिए, तो हमारे पास क्या है, अगर जीडीपी एट एमपी था तो हम उसमें से क्या माइनस कर देंगे, पहले एनआईटी और उसके बाद डेप्रीशिएशन। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ फर्क है, जी से एन का फर्क है, हमें जी से एन पे आना है, तो जी से एन के लिए हमें डेप्रीशिएशन माइनस करना पड़ेगा। डी दोनों में सेम है, पी दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे एफसी है या एमपी है। तो अगर एफसी पे आना है एमपी में से, तो इसके लिए एफसी और एमपी का फर्क होता है एनआईटी। तो एफसी किसका फर्क होता है, एमपी और एनआईटी का। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है अगर वो मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि एनडीपी और जीडीपी में क्या फ़र्क होता है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये वास्तव में नेशनल इनकम के ही कंपोनेंट्स हैं कि किस किस तरीके से नेशनल इनकम कैलकुलेट हो सकती है। तो ये जो तरीके हैं ये बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मार्केट प्राइस पर ये है, फैक्टर कॉस्ट पर ये है, ग्रोस इतनी है, नेट इतनी है। जैसे लोग आप अकाउंटिंग में पढ़ते हैं कि प्रॉफिट्स होते हैं, ग्रोस प्रॉफिट भी होता है, नेट प्रॉफिट भी होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी होता है। तो उसी तरीके से ये सारे कंसेप्ट यहाँ पे काम करते हैं। तो अभी इसी के अंदर अगर आप देखिए यहाँ पे, तो हम जहाँ पर आपके साथ बात कर रहे थे, तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखिएगा, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में क्या चीज़ें निकल कर आ गई। तो आपको पता होना चाहिए फैक्टर कॉस्ट में अगर एनआईटी अगर आप जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, अगर आप एनआईटी जोड़ देंगे तो आपके पास मार्केट प्राइस आ जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि मार्केट प्राइस में से अगर एनआईटी अगर आप घटा देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, तो क्या निकल कर आ जाएगा आपके पास, देखिए, तो क्या निकल कर आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट का मतलब है मार्केट प्राइस में से एनआईटी। और एनआईटी अपने आप में क्या होती है, एनआईटी का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज को आप क्या बोलते हैं, एनआईटी।
तो सिंपल सी बात है कि जीडीपी एट एफसी निकालना हो तो जीडीपी एट एमपी में से एनआईटी माइनस कर दो, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी प्लस कर दो। या सिंपल सी बात आप क्या भी बोल सकते हैं कि जीडीपी एट एमपी अगर आपको निकालना है, जीडीपी एट एमपी अगर आपके पास है तो उसमें से अगर आप एनआईटी निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एफसी। तो जीडीपी एट एफसी ये आपके पास आ जाएगा। तो जीडीपी एट एफसी निकालने के लिए क्या करेंगे, एम में से आपको क्या माइनस करना है, एम में से क्या माइनस करना है, एनआईटी माइनस करना है। और अगर हम इसको सीधी सी बात बोलें, एक्चुअली कैलकुलेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे तो मैं भी इस वाले पार्ट की बात नहीं कर रही, ये अभी जब कैलकुलेशन करेंगे तब इसकी बात करेंगे। उसके बाद देखिएगा अगला, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि जो हमने केवल और केवल इंडिया की टेरिटरी के अंदर यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किया है। अगर ये नेट की बात करें तो नेट का मतलब है आफ्टर डेप्रिसिएशन। अगर आपके पास जीडीपी एट एमपी था तो जीडीपी एट एमपी से आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो एनडीपी एट एमपी आ जाएगा, और ये मैं डिस्कस आपके साथ कर चुका हूं। उसके बाद है एनडीपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी में क्या करेंगे, जो एनडीपी एट एमपी था उसमें से एनआईटी माइनस कर दीजिए, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। उसके बाद है एनएनपी एट एमपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। अब इसके अंदर क्या है कि जो जीएनपी था, जी से एन पे आना है। अब देखिएगा मैंने आपको बताया कि जी से कभी भी एन पे आना है, जी से अगर कभी भी एन पे आना है तो क्या करोगे आप, जी से अगर आपको एन पे आना है तो जी से एन पे आने का एक ही तरीका है, यानी कि अगर जी से एन पे आएंगे तो आपने क्या करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि विदेशों से आने वाला पैसा जो है वो और जोड़ दीजिए। अगर जैसे ही आप उसको जोड़ेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को, आपके पास चीज़ें किसके ऊपर आ जाएंगी, किसके ऊपर आ जाएंगी, एफसी पर, यानी कि नेट फैक्टर इनकम जो है वो किसके ऊपर, सॉरी ग्रोथ से क्या होगा, नेशनल इनकम आ जाएगी, डोमेस्टिक इनकम से क्या आ जाएगी, सॉरी डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम आ जाएगी। तो अगर डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पे आना है तो आपको कौन सी इनकम जोड़नी पड़ेगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब यहाँ पे है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे, जीएनपी एट एमपी में से डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे, तो इसमें तो कोई है नहीं। अब अगला कंसेप्ट है हमारा एनएनपी एनडीपी एट एमपी। तो एनडीपी एट एमपी में मैं डेप्रिसिएशन की बात कर चुका हूं। इसी तरीके से एनडीपी एट एफसी में क्या करोगे, आप एनआईटी को माइनस कर दोगे। उसके बाद अगर हम बात करें एनएनपी एट एफसी, जो एनएनपी एट एफसी होता है यही वास्तव में नेशनल इनकम होती है, इसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। अब ये जो नेशनल इनकम है ये कैसे निकलेगी, एनएनपी एट एफसी। तो देखिएगा इसमें आपको सीधी सी बात क्या है कि हमें अगर हम पहली टर्म से चलें तो हमारे पास जो पहली टर्म थी वो क्या थी, पहली टर्म थी हमारे पास जीडीपी एट एफसी, तो सॉरी जीडीपी एट एमपी, तो जीडीपी एट एमपी मार्केट प्राइस, और हमें चाहिए एनएनपी एट एफसी। तो जी और एन का फर्क होता है डेप्रीशिएशन, तो जी के लिए मैंने डेप्रीशिएशन। अब ये डोमेस्टिक इनकम, ये है नेशनल इनकम, तो डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में किसका फर्क होता है, एनएफआईए का। और एनएफआईए यानी कि जो विदेशों से आने वाली इनकम है, तो ध्यान रखिएगा एनएफआईए माइनस भी हो सकता है। अगर विदेश में हमारे यहाँ से इनकम जा रही है तो एनएफआईए क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्लस ही हो। और इसी तरीके से जो है एनएफआईए के बाद जो एनएफआईए, ध्यान रखना प्लस भी हो सकता है माइनस भी, अगर आ रहा है तो प्लस है, जा रहा है तो माइनस है। तो ये देखिएगा जी से हमें आना है एन पे तो हमने डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया, डी से हमें नेशनल पे आना है तो हमने एनएफआईए प्लस कर दिया। उसके बाद क्या है, अगर हमें एफसी पे आना है, थे हम मार्केट प्राइस और इसके बीच का फर्क होता है एनआईटी। तो अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, अल्टीमेटली आप एनआईटी और माइनस कर देंगे, तो एनआईटी आप माइनस कर देंगे नेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनएनपी एट एफसी, और इसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो एनएनपी एट एफसी को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो इस तरीके से हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है। उसके बाद अगला जो कंसेप्ट है वो हमारा, वो है हमारी पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम क्या है, तो इट इज द इनकम रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर इंक्लूडिंग एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड को सर्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पर्सनल इनकम में क्या हो गया, नेशनल इनकम, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड,
इनकम जो कमाई नहीं लेकिन मिल गई, जैसे पेंशन के रूप में। मान लीजिएगा अगर आपको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं किसको, बिजनेस को, तो उसको हम सब्सिडी बोलते हैं। लेकिन अगर हाउस होल्ड को मिल रहे हैं, जैसे पेंशन मिल रही है या स्कॉलरशिप मिल रही है, तो इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, कमाई नहीं है, उसको अगर हम जोड़ दें, और इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, जो इनकम कमा तो ली लेकिन हमें मिली ही नहीं है। यानी कि सरकार के लिए हमने काम तो किया चैरिटी में, लेकिन सरकार ने हमें उसके कोई पैसे नहीं दिए। तो सीधी सी बात यह है कि एनआई का मतलब इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, और माइनस इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। अब एग्जांपल्स ऑफ इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, द ट्रांसफर पेमेंट सच एज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल ऑफ इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हो सकते हैं इसके अंदर, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज टू सोशल सिक्योरिटी, तो जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स टू सोशल सिक्योरिटीज के लिए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। NI इज नॉट द सम ऑफ पर्सनल इनकम बिकॉज द पर्सनल इनकम इंक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट्स, और ये जो पेमेंट्स आपको मिलती है बिना मेहनत करे हुए, इनको हम बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। तो नेशनल इनकम में अगर हम ट्रांसफर पेमेंट्स जोड़ दें, और वो भी किसकी, नेशनल इनकम, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, और इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, और इसमें से जो कॉर्पोरेट्स की अर्निंग्स हैं, जो कॉर्पोरेट्स के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, उनको अगर हम माइनस कर दें, तो हम जो व्यक्तियों ने जो पैसा कमाया है कॉर्पोरेट्स के अलावा, वो पैसा निकल कर आ जाएगा। उसके बाद है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अगर हम बात करें पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की, तो एक बात तो पक्की है कि नाम ही है डिस्पोजेबल। तो डिस्पोजेबल का मतलब क्या है कि जिसको हम खर्च कर सकें, और खर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताइए। खर्च कब कर सकते हो, जब सरकार को इनकम टैक्स दे दोगे, यानी कि डायरेक्ट टैक्स दे दोगे। तो देखिएगा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम देखिएगा, बड़ा सिंपल सा तरीका है कि DPI इज इक्वल टू पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम टैक्स अगर हम पे कर देंगे, तो हमारे पास जो इनकम बचेगी दैट विल बी द डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का मतलब पर्सनल इनकम माइनस इनकम टैक्स। उसके बाद है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम बड़ा पॉपुलर नेम है, स्कूल टाइम से आप पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि नेशनल इनकम के अंदर अगर हम अपनी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, तो हमें ये पता चल जाए कि एक आदमी की वास्तव में इनकम कितनी है। तो इससे किसी भी कंट्री का लेवल पता चलता है कि कंट्री गरीब है या अमीर है। तो जो अमीर कंट्रीज होंगी उनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी, जो कंपनी डेवलप्ड नहीं है या अभी डेवलपमेंट की फेस में चल रही है उनकी मॉडरेट होगी, और जो बिल्कुल पिछड़ी हुई कंट्रीज़ हैं उनके अंदर पर कैपिटा इनकम लोअर होगी। तो देखिएगा ये जो पर कैपिटा इनकम है, किसी भी कंट्री का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मेजर करने का भी एक तरीका होता है। तो पर कैपिटा इनकम कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। अब इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने आपके साथ शेयर करे, उन्हीं को हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो एक सवाल जो आपका बनता है वो है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में डिफरेंस। तो ये एग्जाम के लिए भी सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच का डिफरेंस। तो जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसके अंदर देखिएगा कि आप करंट प्राइस के हिसाब से जो भी प्रोडक्शन है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। रियल जीडीपी में क्या होता है, कॉन्स्टेंट प्राइस पर होता है, जो बेस ईयर आपने लिया होता है उसी के जो प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। नॉमिनल जीडीपी एसेंशियली एज ए क्वांटिटी मेजर इज ए सेंसिटिव टू चेंज इन द एवरेज प्राइस लेवल। तो ये मॉनेटरी वैल्यू को भी कंसिडर करती हैं, तो लेकिन ये खाली क्या होती है, प्रोडक्शन के यूनिट्स को जो है कैलकुलेट करती है। नॉमिनल जीडीपी राइज विदाउट एनी रियल इंक्रीज इन फिजिकल, यूनिट प्रोड्यूस नहीं हो तब भी ये बढ़ सकती है। आपने कोई प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं, केवल खाली प्राइस बढ़ गया। आप 10 बोरी गेहूँ उगाते थे 2010 में, और अभी आप 8 जो है वहाँ पे पैदा करते हैं। तो वहां पर जब आपकी 2 बोरी कम हो गई, और उसके बावजूद लेकिन जो गेहूं की बोरी थी पहले 2000 रुपए की थी, अब 5000 रुपए की है, तो सिंपल सी बात है आपकी 8 बोरी की कीमत भी ज़्यादा आ जाएगी। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होगी कि विदाउट इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, लेकिन ये केवल तभी बढ़ेगी जब वास्तव में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंप्रूव हुई होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी होंगी, तभी जो है रियल जीडीपी इंक्रीज हो सकती है। अब यहाँ पर जो मैं आपके साथ जो बात कर रहा था, अब इसमें हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अब इसके अंदर है जीडीपी एंड जीएनपी। तो जीडीपी एंड जीएनपी का क्या फर्क होता है, तो मैंने आपको बोला कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या फर्क होता है। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच में एक सीधा सा फर्क है कि जो ग्रोस है नेशनल इनकम, उसमें एनएफआईए इंक्लूड है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में केवल हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम इंक्लूड है। तो डोमेस्टिक जो कंसेप्ट है दैट इज अ नैरोअर कंसेप्ट। तो जो हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है वो एक ब्रॉड कंसेप्ट है, तो ये ब्रॉड कंसेप्ट है। उसके बाद जीएनपी के अंदर क्या इंक्लूड होगा, जीएनपी के अंदर एनएफआईए इंक्लूड होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआईए इंक्लूड नहीं होता। ये नेशनल प्रोडक्ट है, ये पूरे देश की बात करता है, ये हमारी केवल टेरिटरी की बात करता है। तो अगर बाहर के हमारे यहाँ के लोग अगर बाहर भी इन्वेस्ट करके कुछ पैसा कमा के लाएंगे,
तो भी वो नेशनल इनकम में तो इंक्लूड होगा, लेकिन डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो ये बात आपको समझिए। मान लीजिएगा मेरी एक प्रॉपर्टी लंदन के अंदर और लंदन का किराया मुझे मिलता है, तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, इंडिया में ही रहता हूँ, मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो वो जो पैसा मैं कमाता हूँ इंडिया में रहते हुए भी, लंदन की प्रॉपर्टी का जो रेंट आता है वो किस में इंक्लूड हो जाएगा, वो नेशनल इनकम में तो इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होगा। लेकिन अगर सॉरी डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगा। तो जो डोमेस्टिक में इंक्लूड नहीं होता वो नेशनल में इंक्लूड होगा। तो नेशनल जो कंसेप्ट है वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, जबकि डोमेस्टिक इनकम का जो कंसेप्ट है, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है या डोमेस्टिक इनकम का जो कंसेप्ट है वो एक नैरोअर कंसेप्ट है। तो सिंपल सी बात यहां पर ध्यान रखिएगा, जीएनपी के अंदर, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर, करंट प्रोडक्शन इंडिया की तो है ही, और जो इंडिया से बाहर भी जो फॉरेन में भी आपने अक्रूड की है वो भी इंक्लूड है, जबकि डोमेस्टिक के अंदर ऐसी इनकम इंक्लूड नहीं होती है। तो उसके बाद हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जो जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त जो है हमें केयर करनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है कवर करेंगे। तो आज हमने 5 क्वेश्चन जो है किए हैं, तो इन 5 क्वेश्चंस को करने के साथ साथ एक बार हम इसका थोड़ा सा क्विक रीजन की भी बात कर लेते हैं। तो इसके क्विक रीजन में देखिएगा, हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा। तो आज जो इस क्लास के अंदर हमने जो बात की वो बात की नेशनल इनकम की, और नेशनल इनकम का मतलब मैंने आपके साथ बताया कि जो भी कंट्री की जो इनकम होती है उसको आप नेशनल इनकम बोलते हैं, और आप एक पर्टिकुलर ईयर के दौरान जो इनकम कमाते हैं वो आपकी नेशनल इनकम का अंदर इंक्लूड होगी। और नेशनल इनकम बताने से पहले मैंने आपके साथ बात की थी कि डोमेस्टिक इनकम, और डोमेस्टिक इनकम के अंदर जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम है, अगर डोमेस्टिक इनकम के अंदर हम क्या भी ऐड कर दें, जो NFI ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या होती है, नेशनल इनकम आती है। अब कुछ कंसेप्ट की जो हमने बात की थी उन कंसेप्ट को भी आप देख लीजिएगा। तो जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किए, जो कंसेप्ट हमने किए, तो सबसे पहले हमने बात की थी जीडीपी एट एमपी। तो जो जीडीपी एट एमपी है, जो जीडीपी एट एमपी है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जीडीपी एट एमपी क्या होता है। जीडीपी एट एमपी क्या था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, यानी कि जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके थे, जो आपने प्रोड्यूस किए थे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, वो आपके हो गए। और अगर इसमें से मैं डेप्रीशिएशन माइनस कर दूं, इस वैल्यू में से अगर मैं डेप्रीशिएशन माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, एनडीपी, एनडीपी एट एमपी। इसी तरीके से एनडीपी एट एमपी के अंदर अगर हम एनएफआईए जोड़ दें, एनएफआई यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये देखिए, प्रोडक्ट शब्द का मतलब इनकम से है, एट एमपी। ये प्रोडक्ट जो शब्द लिख रहे हैं एनएनपी, इसमें नेट नेशनल इनकम एट एमपी। प्रोडक्ट वर्ड जो है ट्रेडिशनली यूज होता आ रहा है, नहीं तो हम इसको ऐसा बोलना चाहिए, नेट नेशनल इनकम एट एमपी। तो ये जो नेट नेशनल इनकम एट एमपी है, अगर हम इसमें ग्रोस निकालनी हो तो सीधी सी बात है, ग्रोस में और नेट में क्या फ़र्क है, ग्रोस और नेट में एक ही फ़र्क है, ग्रोस और नेट में एक ही फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है कि नेट के अंदर डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका होता है, अगर हम इसको डेप्रिसिएशन को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारे पास नेट सॉरी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, राइट। तो ये 4 कंसेप्ट आपने देखिएगा, जीडीपी एट एमपी था, उसमें से डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो एनडीपी एट एमपी आ जाएगा। एनएफआई ये जोड़ देंगे तो डोमेस्टिक इनकम डीएन में बदल जाएगा, तो नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर नेट से हमें फिर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट चाहिए तो हम उसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते हैं। ये सारी कैलकुलेशन मैंने आपके एमपी पे की। अगर इनमें से कोई भी चीज़ एफसी पे चाहिए, मान लीजिए आपको एनडीपी एट एमसी की जगह इस पे चाहिए, एफसी पे, तो एफसी पे चाहिए तो क्या करोगे आप एक सिंपल सी कैलकुलेशन करोगे। और सिंपल सी कैलकुलेशन क्या होगी, सिंपल सी कैलकुलेशन होगी आपकी कि आप उसमें से क्या माइनस कर दोगे, डेप्रिसिएशन, ओ सॉरी उसमें से क्या माइनस कर दोगे, एनआईटी। तो आपके पास अगर एनडीपी एट एमपी और उसमें से एनआईटी माइनस कर दोगे तो क्या निकल कर आएगा, एनडीपी एट एफसी निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आप किसी भी एमपी वाली चीज़ में अगर आप क्या कर देंगे, एनआईटी माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, एनआईटी, तो वो एफसी पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो सिंपल सी ये कैलकुलेशन जो है, ये हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इसके करेंगे, तो ये प्रैक्टिकल्स में भी जो है हमारे काम आनी है। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है
इसके नोट्स भी जो है मैंने आपको भेज दिए हैं, तो ये नोट्स जो है उनको पढ़ लीजिएगा आप। और यहाँ पर आपको एक सिंपल सी जो कैलकुलेशंस हैं वो समझनी है, जो 8 कैलकुलेशंस हैं बेसिकली वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। तो अगर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो इसका मतलब क्या था कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब था कि जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर उन्हें मार्केट प्राइस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इज नोन एज जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो एनडीपी एट एमपी आ जाएगा। अगर ग्रोस के अंदर हम एनएफआईए जोड़ दें तो हमारे पास नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी कि एनएनपी एट एमपी आ जाएगा। उसी तरीके से ग्रोस और नेट का जो बीच का डिफरेंस है वो ध्यान रखिएगा डेप्रिसिएशन है। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच का जो डिफरेंस है वो एनएफआई है। मार्केट वैल्यू और फैक्टर कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, एनआईटी या इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इन तीनों चीजों को अगर आप समझेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले हम अगर जीडीपी एट एमपी हमें दे रखा है और हमसे कहे कि एनएनपी एट एमपी निकालिए, तो जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एमपी निकालने के लिए खाली डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। लेकिन अगर एनडीपी की बात वो कहे कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी निकालिए, तो एनएनपी एट एमपी जो है हमारे पास है उसी से, सॉरी एनडीपी एट एमपी से वो हमसे कहे कि नेट नेशनल इनकम निकालिए, तो हम क्या करेंगे उसमें एनएफआई और जोड़ देंगे। अगर वो कहे कि एनएनपी एट एफसी निकालिए, तो एफसी के लिए मार्केट प्राइस से एफसी पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे को अगर मार्केट प्राइस से एफसी पे जाना है तो हमें एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर इस बेसिक क्लास के अंदर मैंने आपको जो नेशनल इनकम के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनके बारे में आपको बताया। तो ये जो है आप जो है इस वीडियो को देख लेंगे, इसको समझ लेंगे, ये जो नोट्स हैं इनको आप एक बार रीड कर लेंगे, और जो बाकी जो क्लास है वो कल जो है आपको एक और क्लास जो हम शेयर करेंगे इसी के साथ। तो यहाँ पर आपने ध्यान से करना है और आप अपने एक प्रॉपर नोट्स भी जो है बना लीजिएगा। पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम जहाँ तक मैंने अभी आपको पढ़ाया है, और आप आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है उसकी भी जो हेल्प ले सकते हैं नोट्स बनाते वक्त। तो आप जो है इस वीडियो को बनाते समय देखते समय अपने जो है नोट्स जो है बना के रखेंगे, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो ये वीडियो जो है मैं अभी समाप्त कर रहा हूँ, और जो है नेक्स्ट क्लास जो है वो कल आपको जो है आपके साथ शेयर करेंगे इसी समय के आसपास। तो तब तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।